स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़े थे और प्रकाश से संबंधित कुछ टर्म्स है उसके बारे में पढ़े थे। आपको बताया गया था कि प्रकाश जो है गमन के आधार पे पदार्थ को जो है तीन भाग में बांटा गया है, पारदर्शी, अपारदर्शी और अपारदर्शी। इसके अलावा आपको बताया गया था कि प्रकाश जो है उत्पत्ति के आधार पे पदार्थ जो है दो प्रकार का होता है। पहले को बोला जाता है प्रदीप्त, इसी का नाम होता है आत्मदीप्त, जिसको बोला जाता है लुमिनस सब्सटेंस। लुमिनस कहने का मतलब होता है कि जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है और जो है स्वयं के प्रकाश से ही चमकता है। लेकिन अप्रदीप्त या फिर नॉन लुमिनस पदार्थ कहने का मतलब है कि जो किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है या फिर चमकता है। जैसे हीरा हुआ, कांच हुआ, ये किसी और के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा जी जो है अप्रदीप्त पदार्थ का उदाहरण होता है। तो आज जो है उसी को कंटिन्यू करते हुए तीसरा क्लास है। इसमें सबसे पहले हम लोग को आज पढ़ना है कि प्रकाश का माध्यम क्या होता है। तो प्रकाश जिस क्षेत्र से होकर गुजरता है या फिर प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजरता है, उस रास्ते में उपस्थित पदार्थ को जो है प्रकाश का माध्यम कहा जाता है। एक बार और रिपीट, प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजरता है उस रास्ते में जो भी पदार्थ है उसको बोला जाएगा प्रकाश का माध्यम। और माध्यम जो है दो प्रकार का होता है, सघन माध्यम तथा विरल माध्यम। तो प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजरेगा उस रास्ते में जो भी पदार्थ है उसका माध्यम कहलाता है। अब यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा गया है कि प्रकाश जिस क्षेत्र से होकर गुजरता है उस क्षेत्र में उपस्थित पदार्थ को प्रकाश का माध्यम कहा जाता है। और यह दो प्रकार का होता है, सघन माध्यम डेंसर मीडियम, और दूसरा लिखा गया है यहाँ पे विरल माध्यम अर्थात रेयर मीडियम। अब सघन माध्यम कहने का क्या मतलब है? सघन माध्यम कहने का मतलब है कि जिसमें पदार्थ का कण जो है काफी नजदीक नजदीक हो। जैसे यदि हम हवा और पानी का कंपेयर करें तो हवा का कण जो है पानी की अपेक्षा दूर दूर होगा और हवा की अपेक्षा पानी का कण जो है नजदीक होगा। तो यहाँ पे हवा और पानी में यदि हम कंपेयर करें तो पानी जो है सघन माध्यम होगा और हवा जो है विरल माध्यम होगा। वैसे ही यदि लोहा और पानी का हम कंपेयर करें तो लोहा जो है यहाँ पे ठोस है और ठोस का कण जो है द्रव की अपेक्षा काफी नजदीक होता है। तो लोहा और पानी का यदि कंपेयर करेंगे तो लोहा जो है सघन माध्यम होगा और पानी जो है विरल माध्यम होगा। ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो है आकर्षण बल या फिर कणों के बीच सघनता जो है ठोस में होता है, उसके बाद से द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। यदि मान लीजिए कि हवा हो, पानी हो और कांच हो, इसमें सर्वाधिक सघन माध्यम कौन सा होगा? हवा, पानी और कांच। तो हवा, पानी और कांच में जो है हवा, पानी और कांच, इन तीनों में जो है सर्वाधिक सघन माध्यम कांच होगा, क्योंकि कांच जो है ठोस अवस्था में होता है, इसका कण जो है सघन होगा। दूसरे नंबर पे जो है पानी होगा और सबसे कम जो है सघनता इस हवा की होगी और ये हवा जो है सर्वाधिक विरल माध्यम होगा। मीडियम में यदि देखा जाए तो पानी, क्योंकि पानी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। कांच जो है सॉलिड है, इसलिए इनके कोणों के बीच जो है रिक्त स्थान बिल्कुल कम होगा, अर्थात कांच जो है इन तीनों माध्यम में सर्वाधिक सघन होगा। यहाँ पे लिखा गया है सघन माध्यम के लिए डिफिनीशन कि प्रकाश का वह माध्यम जिसका घनत्व दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है सघन माध्यम कहलाता है। जैसे हवा तथा पानी में पानी हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है। और दूसरा लिखा गया है विरल माध्यम। विरल माध्यम का डिफिनीशन लिखा गया है कि प्रकाश का वह माध्यम जिसका घनत्व दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम होता है विरल माध्यम कहलाता है। जैसे हवा तथा पानी में हवा पानी की अपेक्षा विरल माध्यम है। कभी भी हम कंपेयर करके बता सकते हैं। ध्यान रखना है कि ठोस में जो है कणों का जो रिक्त स्थान है वो सबसे कम होता है, इसीलिए सर्वाधिक सघनता जो है ठोस में होगा, फिर द्रव में और फिर गैस में। अगला टॉपिक आता है किरण, या फिर इसी का एक और नाम होता है रे। किरण कहिए या फिर रे कहिए। और इसका डेफिनेशन लिखा गया है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को
किरण कहा जाता है। और किरण के लिए मात्र एक सीधा लाइन दिखाएंगे या फिर एक एरो दिखाएंगे। यहाँ पे इसके लिए फिगर बनाया गया है। अब इसके बाद से अगला टॉपिक आता है किरण पुंज या प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज कहने का मतलब है कि किरणों का समूह। इसका भी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। सिर्फ एक रेखा रहेगा तो इसको बोलेंगे किरण, और ऐसे ऐसे जब बार बार किरण आ जाएगा, बार बार जब एरो मिलने लगेगा, तब हम इसको बोलेंगे किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज। इंग्लिश में बोला जाता है बीम ऑफ लाइट। अब किरण पुंज या प्रकाश पुंज जो है 3 प्रकार का होता है। समानांतर किरण पुंज, जिसको बोला जाता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सेकंड लिखा गया है अभिसारी किरण पुंज या संश्रित किरण पुंज, इंग्लिश में बोला जाएगा इसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज या फिर अपसरित किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो ये जो है प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज का प्रकार था, 3 प्रकार का, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद से हम तीनों को जो है डिफाइन करते हैं। तो इसमें पहला है समानांतर किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समानांतर किरण पुंज कहने का मतलब है कि जिसकी सभी किरणें जो है आपस में समानांतर होती है। और दूसरा था अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहने का मतलब है कि जिसकी सभी किरणें जो है एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है, उसको बोला जाता है अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी कहने का मतलब है कि जिसकी सभी किरणें जो है एक निश्चित बिंदु से निकलकर आगे तक फैल जाती है। अप कहने का मतलब होता है फैलाना। तो जहां पे भी अप शब्द दिखाई दे तो वहां समझना कि किरण का क्या होगा, फैला होगा। तो ऐसे जो है किरण पुंज 3 प्रकार का था, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज कहने का मतलब है कि जिसकी सभी किरणें जो है आपस में समानांतर होती है, उसको समानांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहने का मतलब है कि जिसकी सभी किरणें आपस में एक निश्चित बिंदु पर आके मिलती है, उसको जो है अभिसारी। और अपसारी कहने का मतलब है कि जिसकी सभी किरणें जो है एक निश्चित बिंदु से निकलकर आगे तक फैल जाती है। आइए इसका डिफिनेशन पढ़ें। लिखा गया है समानांतर किरण पुंज या फिर पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका डिफिनेशन है कि वैसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें आपस में समानांतर होती है, समानांतर किरण पुंज कहलाता है। और इसके लिए वाला फिगर हुआ, आपस में सब किरण समानांतर है तो समानांतर किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, इसी को बोला जाता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसके लिए डिफिनेशन है कि वैसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर मिलती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। यहाँ फिगर में देखिए सभी किरणें जो है एक निश्चित बिंदु पर मिल रही है, तब इसको बोलेंगे कि अभिसारी किरण पुंज है। तीसरा लिखा गया है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का इंग्लिश होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और इसके लिए डिफिनेशन लिखा गया है कि वैसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलकर आगे तक फैल जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। यहाँ पे फिगर में हम देख सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु है और यहाँ से जो है बहुत सारी किरणें निकल के आगे तक फैली हुई है। जबकि इसमें क्या था कि सभी किरणें जो है एक निश्चित बिंदु पर मिल रही थी और यहाँ से जो है एक निश्चित बिंदु से बहुत सारी किरणें निकल रही है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को बोला जाएगा अपसारी किरण पुंज। मेरा अगला टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड छाया, शैडो। छाया कहने का मतलब है कि जब हम किसी प्रकाश के गमन पथ की दिशा में या फिर प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं, तो प्रकाश जो है उस अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसके कारण जो है वस्तु के पीछे एक काला क्षेत्र बनता है जिसको छाया कहा जाता है। जैसे धूप यदि साइड से आ रहा है, सीधा आ रहा है, यदि हम वहां पे खड़े हों तो प्रकाश जो है आर पार तो जाएगा नहीं, टकरा के वापस चला जाएगा। वापस चला जाएगा तो वस्तु के पीछे या फिर यदि हम खड़े हैं तो मेरे पीछे जो है एक काला क्षेत्र बनता है जिसको जो है छाया बोला जाएगा। तो छाया का डिफिनेशन लिखा गया है कि जब प्रकाश की गमन पथ की दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है।
जिसके कारण वस्तु के पीछे एक काला क्षेत्र बनता है जिसे छाया कहा जाता है, शैडो कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि किरण पुंज जो है किरणों के समूह को कहा जाता है और ये 3 प्रकार का होता है, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समानांतर में सभी किरणें समानांतर होगी, अभिसारी में किरणें जो है एक निश्चित बिंदु पर मिलेगी और अपसारी में जो है किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलकर आगे तक फैलेगी। और उसके बाद से पढ़े हम लोग छाया। छाया कहता है कि जब किसी मतलब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश जो है उस अपारदर्शी वस्तु से टकराकर अपने पूर्व माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसके कारण वस्तु के पीछे एक काला क्षेत्र बनता है जिसे छाया कहा जाता है। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अभी हम लोगों ने किरण पढ़ा था और किरण पुंज पढ़ा था। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को जो है प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। एक बार और रिपीट करते हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तब इस घटना को जो है प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। या फिर प्रकाश का परावर्तन हम का डिफिनीशन जो है एक और तरीके से दे सकते हैं। जैसे हेडिंग लगाया गया है प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसके लिए डिफिनीशन लिखा गया है प्रकाश का परावर्तन वह विशेष घटना है जिसके अंतर्गत कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो आप दोनों में से कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, दोनों राइट है, दोनों बेहतर है। और फिर प्रकाश का परावर्तन जो है 2 प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार से होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ध्यान देना है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम भी जो है 2 प्रकार का होता है। यहाँ प्रकाश के परावर्तन का नियम का बात नहीं किया जा रहा है। प्रकाश का परावर्तन जो है 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला जो है नियमित परावर्तन जिसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन जिसको बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसकी चर्चा जो है अगली क्लास में करते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होता है और फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ से प्रकाश जो आ रही है, एक समतल सतह है PQ और यहाँ से टकरा के पुनः वापस लौट जा रही है। तब इस प्रकार का जो भी घटना होगा उसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। टकरा के वापस लौट जाना उसी माध्यम में। यदि उसी माध्यम में वापस नहीं लौट रहा है तब इसको बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। इसी को जो है कंटिन्यूटी बनाए रखते हुए कि नियमित परावर्तन कैसे होता है और अनियमित परावर्तन कैसे होता है, इसके अलावा प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।